उनकी कर्कश आवाजें कभी शहर के जीवन संगीत का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता गया, मॉनसून की बारिश में मेंढकों का डराना कम होता गया। वैज्ञानिक रॉबिन सुएश इस परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। देश के दूर दराज के जंगलों में काम करने के बाद वे मेंढकों के अपने ज्ञान का उपयोग अब शहरों में कर रहे हैं। मेंढकों के सुरों पर आधारित तकनीक की सहायता से रॉबिन नई दिल्ली के प्रमुख मेंढक आवासों की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। उनका अंतिम उद्देश्य इन मेंढकों की रक्षा करना है। उभयचरों का जीवन चक्र बारिश पर निर्भर होता है। दिल्ली में बारिश शुरू होती है और मेंढक सक्रिय हो जाते हैं। रॉबिन ने मुझे फ्रॉग वॉक के लिए बुलाया है, उसी जगह जहां वे मेंढक की आवाजें सुनते हैं। इस नाले के किनारे चलते समय हमें हमारी आंखों से ज्यादा हमारे कान खुले रखने हैं, क्योंकि ये आवाजें हमें कुछ मेंढकों की ओर ले जा रही हैं जो पास में हैं। इस जगह को ध्यान से देखिए। ये एनसीआर में मौजूद लगभग सभी मेंढक प्रजातियों को अलग अलग सूक्ष्म आवास प्रदान करती है। मैंने उन सभी को इस क्षेत्र में प्रजनन करते देखा है। मेंढक एक निरंतर आवाज करने वाली प्रजाति है और ये अच्छा भी है, क्योंकि उनकी आवाज से ही हम उन्हें पूरे एनसीआर में खोज सकते हैं। मेंढक अपने प्रेमालोप और मिलन के दौरान तरह तरह की आवाजें निकालते हैं। सबसे अधिक सुनाई देने वाली आवाजें नर द्वारा तब निकाली जाती हैं जब वह मादा की तलाश में होते हैं। इसे एडवर्टाइजमेंट कॉल भी कहा जाता है। रॉबिन राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में पूरे 8 प्रजातियों का कॉल्स डॉक्यूमेंट करने में कामयाब रहे हैं, जैसे एशियन कॉमन टोड स्थिर तालाबों या बहती नदियों में प्रजनन करते हैं, जबकि वयस्क ज्यादातर जमीन पर रहते हैं। इंडस वैली टोड मॉनसून के महीनों में जून से सितंबर तक प्रजनन करते हैं। इंडियन बुल फ्रॉग भारत के सबसे बड़े मेंढक हैं। वे मांसाहारी होते हैं तथा मच्छरों के लावा के साथ साथ अपने बच्चों को भी खा सकते हैं। नैरो माउथेड फ्रॉग दिल्ली का सबसे छोटा थलचर रीढ़ वाला जीव माना जाता है। ये जमीन में या पेड़ों पर रहता है और इसका स्वभाव शर्मीला होता है। मार्बल्ड बलून फ्रॉग बिल में रहता है और केवल मॉनसून की बारिश के दौरान बाहर निकलता है। पियर्स वॉट फ्रॉग पूरे दक्षिण एशिया में व्यापक रूप से पाया जाता है। ये जलाशयों के साथ साथ धान के खेतों में भी देखा जाता है। इंडियन स्किपर फ्रॉग या स्किटरिंग फ्रॉग को अक्सर जलाशयों के केंद्र में देखा जा सकता है। यह मेंढक आंखें पानी की सतह के ऊपर रखकर तैरता है। विक्षुब्ध किए जाने पर वह ऐसे भागता है मानो पानी पर कूद रहा हो, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। इंडियन बरोइंग फ्रॉग इसके पिछले पैरों की विशिष्ट रचना के कारण ये जमीन में लगभग 1.5 फुट तक गहरा बिल बना सकता है। हमें कई ऐसे प्रजनन स्थल मिले हैं जो पहले ज्ञात नहीं थे और यही मेरे अध्ययन की प्रमुख उपलब्धि है। हमने एनसीआर में पाई जाने वाली सभी मेंढक प्रजातियों को रिकॉर्ड किया है और हम उनमें से कुछ प्रजातियों की आवाज़ों पर एक पेपर भी प्रकाशित कर रहे हैं। इन आवाज़ों का विश्लेषण करते समय हमें जो सबसे दिलचस्प बात देखने को मिली है वो ये है कि मेंढक जितना छोटा होता है उसकी आवाज़ उतनी ही ऊंची फ्रीक्वेंसी वाली होती है। वो बहुत तेज़ होती है। बड़े मेंढक की तुलना में छोटे की आवाज़ में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, जबकि आम आदमी को लगता है कि ये बिल्कुल उल्टा होगा। अभी आपने आगे एक आवाज़ सुनी और पीछे एक आवाज़ सुनी। विश्लेषण के अनुसार इन दो मेंढकों की कॉल्स की फ्रीक्वेंसी पूरी तरह अलग अलग हैं, जिससे वे एक ही आवाज़ में रह सकते हैं। उनके सूक्ष्म आवाज़ भी अलग हैं और उनकी आवाज़ें भी। आप अलग अलग मेंढकों को उनकी आवाज़ से आसानी से पहचान सकते हैं। बारिश के थमते ही हम फिर से एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के किनारे बने एक पानी के डबरे की ओर निकल पड़े। दूर से यह कचरे के गड्ढे जैसा दिखता है, लेकिन इन दो नर मेंढकों के लिए यह एक युद्ध भूमि है। नायक युद्ध के लिए तैयार है।
उभयचर अपने प्रजाति की इशारे भली भांति समझते हैं, लेकिन यह प्रतियोगी इस इलाके के नर की चेतावनियों के बावजूद सीधा युद्ध क्षेत्र में कूद गया है। अब घमासान कुश्ती होगी। दोनों नर अपना अपना पूरा जोर लगाएंगे। प्रतिद्वंदी नर अपने शरीर को फुलाकर अपने आप को अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखा रहा है और यह जता रहा है कि अब ये उसका इलाका है। लेकिन प्रबल मेंढक डरपोक नहीं है। वह तालाब के राजा के रूप में अपना पद इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। यह आखिरी वार का समय है। दोनों नरों ने अपनी पूरी ताकत से यह वार किया है। अंत में एक काल्पनिक पंच की सीटी बज चुकी है और एक विजेता घोषित हो चुका है। घुसपैठिया प्रबल नर से हार गया है और अब उसे यहाँ से जाना होगा। प्रबल नर अजय है और उसका इनाम यह तालाब है। अपनी आने वाली संतानों के लिए वह इस क्षेत्र पर राज करेगा। अगर आप एनसीआर के मेंढकों की आवाज़ सुनेंगे तो जानेंगे कि उनमें इतनी विविधता नहीं है। वे मुख्यतः एक प्रकार की या कभी कभार दूसरे प्रकार की आवाज़ निकालते हैं, लेकिन ये बहुत जटिल आवाज़ निकालता है जिसे आप बैकग्राउंड में सुन सकते हैं। विभिन्न स्थितियों में ये 5-6 तरह की अलग अलग आवाज़ें निकाल सकता है। ये आक्रामक आवाज़ करता है, चलते समय उसकी आवाज़ अलग होती है। उनकी मिलन की आवाज़ बिल्कुल टिपिकल होती है, जो मशीन गन सी लगती है। यही खासियत इस प्रजाति को बहुत दिलचस्प बनाती है। लोग चकरा जाते हैं, ये एक मेंढक है या अनेक। यह तालाब कंक्रीट के समंदर में बसा है क्योंकि यहाँ बहुमंजिली इमारतें बनी हैं। पिछले साल जब मैं यहाँ आया था तो ये मेंढकों के लिए बहुत अच्छा प्रजनन स्थल था, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में टेम्परेरी तालाब थे जो एनसीआर के उभयचरों के लिए आदर्श प्रजनन आवास के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से अब जो आप देख सकते हैं कि जमीन का एक एक टुकड़ा रियल एस्टेट के लिए दिया गया है और ये निश्चित रूप से इन मेंढकों के आवास को प्रभावित कर रहा है और हम इसे खो रहे हैं। इन मेंढकों का प्राकृतिक व्यवहार शहर के आंगन में देख पाना सचमुच एक बड़ा सौभाग्य है। लेकिन रॉबिन याद दिलाते हैं इन मेंढकों का भविष्य कितना अनिश्चित है, यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए। अभी तक के मेरे अध्ययन से पता चला है कि दिल्ली और एनसीआर में उभयचरों की 8 प्रजातियां हैं। उनमें से 4 प्रजातियां प्राय दिख जाती है, लेकिन अन्य 4 आसानी से नहीं दिखती। लेकिन आप अगर उन्हें दिल्ली में ढूंढने जाएंगे तो आपको ये सभी 8 प्रजातियां दिल्ली में नहीं मिलेंगी। दिल्ली में बहुत अनियोजित निर्माण हुआ है, जिससे इस शहर ने अपने अधिकांश वेटलैंड और जलाशय खो दिए हैं जो उभयचरों के आदर्श आवास थे। लेकिन कुछ ऐसे पॉकेट हैं जहां आज भी वेटलैंड बचे हुए हैं और जहां हमें मेंढक दिखाई देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये बरसात के पानी का नाला है। जब भी ज्यादा बारिश होती है पानी बहकर यहाँ इस नाले में आता है और फिर यही नाला मेंढक या जाल पक्षी जैसी जैव विविधता का आशियाना बन जाता है। वे सभी यही अपना बसेरा बसाते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि शहरी जैव विविधता और इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक साथ होना संभव हो सकता है, बशर्ते हम इन जैसे जीवन के टुकड़ों को बचा सके।
मेंढकों का जीवन पानी के प्रवाह से जुड़ा है, इसलिए रॉबिन अपने रिसर्च में अर्बन प्लानर और आर्किटेक्ट से प्रकृति के साथ डिजाइन करने की अपील करते हैं। यहाँ एनसीआर में जलवायु परिवर्तन का मेंढकों पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिसका हमें वैज्ञानिक दृष्टि से भी अध्ययन करना होगा। लेकिन अगर हम शहर में बारिश के पैटर्न को देखें तो पाते हैं कि कभी कभी बारिश में बड़ा अंतर पड़ रहा है, जो एक बड़ी समस्या है। मेंढकों को प्रजनन के लिए ऐसी अस्थायी तालाबों की आवश्यकता होती है जहां पानी की आपूर्ति निरंतर होती रहे। लेकिन वही अगर इन तालाबों को 1 महीने कालावधि तक पानी नहीं मिला तो वे सूख जाते हैं और इसी दौरान मेंढकों के अंडे और बच्चे मर सकते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले केवल 15 सालों में 50 से अधिक उभयचर प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जिनमें दक्षिण एशिया की ही 18 से अधिक प्रजातियां भी शामिल हैं। रॉबिन के रिसर्च ने यह दिखा दिया है कि यदि हम हमारे हरित स्थलों की रक्षा नहीं करेंगे तो एक दिन हमारे शहरों से मेंढक पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। शहर वेटलैंड की जगह ले रहे हैं। ऐसे में डिजाइन में कुछ छोटे छोटे परिवर्तन हमें यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि मेंढकों का समूह गान हमेशा हमारे जीवन संगीत का हिस्सा बने रहे। ये एक प्रवासी पक्षी प्रजाति है जिसे हिमालयन ब्लू टेल कहा जाता है। और सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं जब हमारे हाथ में पक्षी होता है, हम बहुत सारी चीज़ों का माप लेते हैं। और अब ये उड़ने जा रहा है खुले आसमान में।